सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में वेक्टर ए इज इक्वल टू 10/√3 i कैप प्लस 10 j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 10√3 i कैप माइनस 30 j कैप। ठीक, अब पहले वीडियो को पॉज करें, एंगल निकालें और फिर आगे बढ़ें। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, आई का मल्टीप्लीकेशन 100, आई के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन 100 हो जाएगा। फिर जे के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, -300, तो ये कितना आ जाएगा, -200। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट 10/√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, तो 10 कॉमन ले सकते हैं, बाहर आ जाएगा, और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, तो ये हो जाएगा 20/√3। पिछले क्वेश्चन में भी आया था। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका हो गया √10√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 10 का स्क्वायर हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बाहर आ जाएगा, तो इधर बच गया √3 का स्क्वायर 3 और इधर 3 का स्क्वायर 9, तो 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 20√3। ठीक, अब देखिए क्या है, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a डॉट बी आपका है -200, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया 20/√3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया 20√3, तो ये कितना हो गया -1/2। तो cos थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, -cos 60, cos 60 1/2 होता है ना, और -cos 60 क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 - 60, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, cos 120, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120। ठीक, नोट कर लीजिए। बताते हैं इसको। अब 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन में वेक्टर ए है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप, और वेक्टर बी है आपका 8i कैप प्लस 6j कैप। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, पहले सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। तो इस केस में a डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया, आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, कितना आ गया 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कुछ आएगा, या चलिए फाइंड कर देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 10। तो cos थीटा
इज इक्वल टू कितना हो गया, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कितना आ जाएगा 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्रीज, राइट। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब क्या, ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो हमने यहां पर देखा कि ए डॉट बी 0 है, तो कॉस थीटा 0 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 तो नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा, न्यूमरेटर 0, तो आपका कॉस थीटा 0 ही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी कुछ भी हो। और कॉस थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू 90, यानी कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इफ ए डॉट बी इज 0 then A must be perpendicular to B, A must be perpendicular to B, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर A और B दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा 0, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद एक स्टेटमेंट भी लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट भी लिख लेंगे कि इफ, देखिए, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर एंड वाइस वर्सा, यानी इसका रिवर्स भी ट्रू है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसको हम दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करने में बहुत यूज करते हैं फिजिक्स, ठीक। तो हमने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना सीख लिया, ठीक। अब देखिए क्या है कि जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं, उसी तरह किसी एक वेक्टर और किसी एक लाइन के बीच में भी तो एंगल निकाल सकते हैं ना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और आपका वेक्टर ए रहेगा 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वाई एक्सिस। एकदम सिंपल केस लेते हैं, ठीक है। आंसर सब लोग मेरे बिना बताए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए क्या है, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वेक्टर ए है 3i प्लस 4j और y एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है, जबकि हमें क्या पता है केवल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये वेक्टर तो अपने को पता ही है, ये y एक्सिस से कितना एंगल बनाता है ये पता करना है, तो मैं y एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर मान लेता हूं, ठीक। तो y एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर से जितना एंगल ये वेक्टर बना रहा होगा उतना ही y एक्सिस से ही बनाए, ठीक। तो कोई भी एक वेक्टर मान लेते हैं अलोंग y एक्सिस और इसका मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, तो y एक्सिस के अलोंग हम सिंपलेस्ट मानेंगे। सिंपलेस्ट क्या है, j कैप,
ठीक है, जितना जे कैप के साथ बनाएगा उतना ही 4j कैप के साथ बनाएगा, उतना ही 6j कैप के साथ बनाएगा, राइट। तो हम सिंपलेस्ट वाला मानते हैं कि बी जो है वो जे कैप, ठीक है। तो अब कॉस थीटा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कितना लिख सकते हैं, आई आई का मल्टीप्लीकेशन 0, जे जे का मल्टीप्लीकेशन 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1, तो ये कितना आ गया 4/5। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 37 डिग्रीज, राइट, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए को ऐसे लिख लेंगे, -10√3j कैप प्लस 10k कैप एंड पॉजिटिव z एक्सिस। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव z एक्सिस। पॉज करके सॉल्व कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए फिर से क्या करेंगे, एक वेक्टर मान लेंगे अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। तो पॉजिटिव z एक्सिस सिंपलेस्ट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो अब a डॉट बी कितना हो जाएगा आपका, i इसमें है नहीं, j इसमें है नहीं, केवल k है, तो k और k के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10। वेक्टर a के मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 20, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपको पता ही 1, ठीक। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी दैट इज 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक। तो ये वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना बना 60 डिग्रीज, राइट। बेटा इसको इसके पिछले क्वेश्चन में हमने y एक्सिस के साथ एंगल फाइंड किया, फिर अब z एक्सिस के साथ एंगल फाइंड किया, तो एक y एक्सिस के साथ ही फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर a, वेयर वेक्टर a इज 3i कैप माइनस 4k कैप and नेगेटिव x एक्सिस, ठीक। पॉज करें और फिर सॉल्व करें। तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ एक वेक्टर मान लेते हैं पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह, तो क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट वेक्टर माइनस आई कैप, ठीक। तो अब a डॉट बी कितना हो जाएगा, आई आई के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन -3
जे का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा और के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका कितना हो जाएगा 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी दैट इज -3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां से आपके cos थीटा की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है? -3/5 किस एंगल का cos होता है? तो माइनस cos ऑफ 53, cos 53 होता है 3/5, तो -3/5 को लिख सकते हैं माइनस cos 53, माइनस cos 53 को लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 53, ठीक। तो 180 माइनस 53 कितना हो जाएगा? 127 डिग्रीज, ठीक। यानी ये वेक्टर नेगेटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 127 डिग्रीज। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5√3 k कैप एंड XY प्लेन, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले हमने क्या सीखा कि दो वेक्टर्स दे दिए जाते थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो उनके बीच का हम एंगल निकाल लेते थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि वेक्टर ए और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के बीच में एंगल निकालने को बोला। मतलब वेक्टर ए दिया है और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पूछा गया। तो आपने क्या किया कि एक दूसरा वेक्टर एज्यूम कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, और फिर आपने एंगल निकाल दिया। अलोंग वाई एक्सिस एज्यूम कर लिया वी वेक्टर, अगर वाई एक्सिस से एंगल निकालना है, और फिर एंगल निकाल दिया, ठीक। अब ये तीसरे टाइप का है, इसमें एक्स वाई प्लेन से एंगल पूछा गया है। तो पूरा हिंट क्या देना चाहता हूं, कुल मिला के हिंट क्या देना चाहता हूं कि आपको सारी मेहनत बस इस बात पर करनी है कि बी वेक्टर क्या लें, ताकि हमारा ये ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन से कितना एंगल बना रहा है ये आसानी से निकल सके, ठीक। क्योंकि वी वेक्टर है, अगर आपने एक बार सही से चूज कर लिया तो उसके बाद तो एंगल निकालना एकदम आसान है। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखें, राइट। तो अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला है, यही सोचना है कि बी वेक्टर क्या होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा समझिए कि एक्स वाई प्लेन आपका जैसे ये है एक्स वाई प्लेन, और जेड आपका ऐसे, जेड वेक्टर आपका, जेड एक्सिस आपका ऐसे। तो ये ए वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? ये जो ए वेक्टर होगा इसका +3 कैप ऐसे, +4j कैप ऐसे, और फिर +5√3 k कैप ऐसे, यानी पॉइंट यहां कहीं होगा। तो जो वेक्टर है आपका ए वेक्टर वो ऐसा कुछ होगा, राइट। अब आपसे एक्स वाई प्लेन यानी कि ये वाला वेक्टर एक्स वाई प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है।
ठीक। तो अब अगर मैं बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में चूज करना चाहूं ताकि एंगल निकल जाए, तो एक्स वाई प्लेन में तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं ना। तो एक्स वाई प्लेन में कौन सा वेक्टर चूज किया जाए यह नहीं पता है अपने को। और आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई प्लेन में हर एक वेक्टर के साथ ये वाला जो वेक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रहा होगा। ठीक, खुद से पेंसिल को ऐसे कॉपी पर रख करके चेक कर लीजिए, हर एक वेक्टर के साथ अलग अलग एंगल बना रहा होगा। तो एक्स वाई प्लेन पर कोई भी एंगल वेक्टर चूज करके हम एंगल नहीं फाइंड कर सकते, राइट। तो अब इसके लिए मैं उपाय क्या बताता हूं कि अगर ये वेक्टर z के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ये पता चल जाए z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पता चल जाए, ठीक। और हमें पता है कि z और एक्स वाई प्लेन के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये पता चल जाए, तो ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है ये पता चल जाएगा। ठीक, ये वाला वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अगर ये पता चल जाए, तो 90 में से अगर हम इस एंगल को घटा देंगे जितना वो z एक्सिस के साथ बना रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम ये पता कर लेते हैं कि ये वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और फिर उस एंगल को हम 90 में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अब अपनी पूरी समस्या क्या है कि ये वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि कोई किसी वेक्टर का अगर पता करना हो कि कोई वेक्टर किसी प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, ठीक, तो उस प्लेन पर तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं और हर एक वेक्टर के साथ चूंकि वो अलग अलग एंगल बनाएगा, ठीक है, तो उस प्लेन पर वेक्टर मान करके एंगल नहीं फाइंड किया जा सकता जिस प्लेन से एंगल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन से तो वो वेक्टर एक फिक्स एंगल बना रहा होगा ना, वो एंगल फाइंड कर लेंगे और फिर 90 में से उस परपेंडिकुलर वाली लाइन से जितना एंगल बन रहा होगा उसको अगर हम 90 में से घटा देंगे तब हमें वो वेक्टर उस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है ये मिल जाएगा। ठीक, तो सिंपली किसी प्लेन से अगर एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचेंगे, उस परपेंडिकुलर वाली लाइन से वेक्टर का एंगल फाइंड करेंगे और जो एंगल हमें मिला है परपेंडिकुलर लाइन से उसको हम 90 में से घटा देंगे तब हमें उस प्लेन से एंगल मिल जाएगा। ठीक, यही करते हैं। तो अब z एक्सिस, इस क्वेश्चन में वेक्टर a का एंगल विद एक्स वाई प्लेन फाइंड करना है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, z एक्सिस, तो हम b वेक्टर मानेंगे अ वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो सिंपलेस्ट वेक्टर अलोंग z एक्सिस कितना हो जाएगा, k कैप। तो पता करते हैं कि ये वेक्टर k कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो a डॉट b आपका हो जाएगा, a डॉट b आपका हो जाएगा आई का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 0, जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 0, के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 5√3। अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा,
9 प्लस 16 25 और 25 25 3 जा 75 100, तो अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा 10, अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो आपका cos थीटा हो जाएगा a डॉट बी 5√3 और मैग्नीट्यूड ऑफ a 10 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, तो ये हो गया √3/2। तो एंगल कितना मिला cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। यानी गिवन वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है ये आपका जेड एक्सिस यानी कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर से 30 डिग्रीज एंगल बना रहा है, तो एक्स वाई प्लेन से कितना एंगल बनाएगा। ठीक, तो एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स वाई प्लेन इज 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्रीज, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। मिटाते हैं इसको। ठीक, एकदम से ध्यान रखिएगा, एक्स वाई किसी प्लेन से डायरेक्टली एंगल नहीं फाइंड किया जा सकता, उसके परपेंडिकुलर से फाइंड करेंगे और फिर 90 में से उसको घटा देंगे। ठीक, तो अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, और अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा, और अगर जरा भी कमी रह गई हो तो आप घर जाके क्या करेंगे, सॉरी घर में ही बैठे हैं तो क्या करेंगे कि फिर से दोबारा इन सारे क्वेश्चंस को एक अलग रफ कॉपी पर नोट कर लेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और फिर सबका आंसर एक साथ मैच करेंगे। ठीक, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, प्रोजेक्शन। अगला टॉपिक है अपना डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या फिर इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। सपोज वेक्टर ए आपका ऐसे, पहले समझ लेते हैं, और वेक्टर बी आपका ऐसे, और ये वाला एंगल आपका थीटा है, और ये वाला एंगल आपका थीटा है। ठीक, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कैसे फाइंड करेंगे कि जिसका प्रोजेक्शन लेना है, जिसका प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बोला गया ना, तो जिसका प्रोजेक्शन लेना है यानी वेक्टर ए की हेड से बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर दोनों की टेल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक का जो लेंथ होगा वो कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी
या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, राइट। ठीक, सिंपली फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए की हेड जिसका प्रोजेक्शन लेना है उसकी हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दूसरे वेक्टर पर जिस पर प्रोजेक्शन लेना है, फिर दोनों की टेल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक का जो लेंथ होगा वही कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री से? ये लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये वाला एंगल थीटा दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये एंगल हुआ, ये बेस हुआ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज टाइम्स कॉस थीटा, राइट। तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या फिर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? जिसका प्रोजेक्शन लेना है इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो स्केलर ही होता है, इसका मैग्नीट्यूड ही रहेगा। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद रखने का सिंपल तरीका है, जिस पर प्रोजेक्शन लेना है या जिसके अलोंग कंपोनेंट लेना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक, नोट कर लीजिए और इस तरह से अपना डॉट प्रोडक्ट खत्म।